नमस्कार, सास बहू सेंसेक्स में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजार हफ्ते के आखिरी कारोबारी सत्र में कल की एक जबरदस्त तेजी के बाद थोड़ा सा ब्रीदर के साथ आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। बिल्कुल रेंज बाउंड है, 5 अंकों के आसपास की गिरावट निफ्टी में देखने को मिल रही है। कोई बहुत बड़ा फायरवर्क यहाँ नहीं है एटलीस्ट, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में आज फिर भी कंपेरेटिवली बेटर सिचुएशन है फ्रंटलाइन इंडेक्स के मुकाबले। फ्रंटलाइन इंडेक्स जो कि 5 अंकों के आसपास की गिरावट दिखा रहा है, हालांकि मिड कैप इंडेक्स 1/4% की बढ़त दिखा रहा है और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी रफली ½ % के आसपास का उछाल देखने को मिला। तो कंपैरेटिवली फ्रंटलाइन इंडेक्स के मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा बेटर सिचुएशन में कामकाज कर रहा है। कल जैसी ही सेम एडवांस डिक्लाइन करीब 1132 शेयर, 1130 शेयर जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं और 1182 शेयरों में बिकवाली है। एडवांसेस एंड डिक्लाइन मोर लेस 50-50 के रेशियो में कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। F&O साइड पे 110 शेयर जो कि तेज़ी में है और 86 शेयरों में बिकवाली है और बैंक निफ्टी के 7 शेयर तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं और करीब 4 शेयरों में बिकवाली देखने को मिल रही है। तो एडवांस डिक्लाइन मोर लेस 50-50 या फिर 60-40 के रेशियोज में कामकाज करता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। फ्रंट लाइन इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट है। आज अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अलग अलग माध्यमों के जरिए आप अपना सवाल भेज सकते हैं। 7045220000 पर आप सीधे व्हाट्सएप कर सकते हैं और इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और हमारे साथ अपना पोर्टफोलियो सीधे डिस्कस कर सकते हैं। अब आज बातचीत करेंगे manasjaiswal.com के मानस जायसवाल से, जो कि लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स पर भी और उनकी एक पिक पे भी हम आगे बातचीत करेंगे। मानस, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो मार्केट्स पे एक व्यू आपका मैं लेना चाहूँगा कि बाजार में कल हिस्टोरिक लेवल्स देखने को मिले, आज थोड़ा रिलीफ ले रहा है, ब्रीदर ले रहा है, लेकिन इंट्रिंसिक स्ट्रेंथ बनी हुई है इंडेक्स के अंदर। आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? नमस्कार सुमित भाई। तो देखिए, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कल का जो मूव था वो क्लियर कट ब्रेकआउट मूव है। आज हमें कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं पर भी कोई प्रॉफिट बुकिंग के साइन या वीकनेस के साइन हाई लेवल्स पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। मेरा समझना है कि शायद एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिल जाए 50-60 पॉइंट, लेकिन वो एक बहुत ही बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। मेरा समझना है कि 22,700 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। उम्मीद की जा सकती है कि 23,300 और उसके ऊपर 23,900 तक किस तरह देखने को मिलेंगे, क्योंकि कल का जो ब्रेकआउट है उसके टारगेट 23,900 के आसपास आते हैं। तो ट्रेंड पॉजिटिव है, कोई भी डिप मिले तो खरीदारी करने की राय रहेगी। तो कोई भी ट्रिप मिले तो खरीदारी की राय, ट्रेंड पॉजिटिव है, ये मानस की तरफ से राय है। मानस, निफ्टी बैंक, क्योंकि कल एक सरप्राइज मूव वहां पर देखने को मिला और कल लीड किया इंडेक्स की तेजी को निफ्टी बैंक ने। आज भी निफ्टी बैंक के अंदर एटलीस्ट या बैंकिंग स्टॉक्स के अंदर स्ट्रेंथ दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर क्या ट्रेंड दिख रहा है आपको? देखिए, ट्रेंड तो बैंक निफ्टी में भी पॉजिटिव है। कल हमने ब्रेकआउट देखा चार्ट्स पे। हालांकि पिछला जो ऑल टाइम हाई है स्टॉक ने उसको अभी तक रीच नहीं किया है, उसे काफी नीचे ट्रेड कर रहा है, बट ट्रेंड पॉजिटिव है। आई थिंक 48,400 के ऊपर जब तक ट्रेड करता रहे, यहाँ पर हर गिरावट पे खरीदारी करनी चाहिए। 49,500 तक के टारगेट्स पॉसिबल है बैंक निफ्टी में भी। तो निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों को लेकर जो ट्रेंड है वो ज़रूर पॉजिटिव है और उसके हिसाब से ही आज आप अपनी रणनीति को बना के चलेंगे। आगे बातचीत करते हैं मानस से, लेकिन कुछ दर्शक भी हमारे साथ जो मौजूद हैं अलग अलग क्षेत्रों से। आज हम चलेंगे लखनऊ, ऑब्वियसली मानस के पास नहीं, मानस के अलावा ईशा जैन भी हमारे साथ लखनऊ से मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। साथ ही साथ आगरा से हमारे साथ दिशा जी मौजूद हैं, जो पहले भी कई बार हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, तो दिशा जी से भी हम बातचीत करेंगे। और शीतल हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से बातचीत करने के लिए, उनसे भी हम चर्चा करेंगे उनके पोर्टफोलियोज़ को लेकर भी। आप तीनों को नमस्कार और आप तीनों का स्वागत है। शुरुआत लखनऊ के साथ ही की जाए तो ईशा मैम, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। क्या करते हो मैम आप, कब से हो मार्केट्स में? नमस्कार, मैं हाउसवाइफ हूँ, मुझे 2-3 महीने हो गए हैं। तो मार्केट्स में आप कैसे ट्रेड करते हो? आप इन्वेस्ट करते हो, आप ट्रेड करते हो? नया एक्सपीरियंस कैसा है आपका? एक्सपीरियंस अच्छा है, मैं ट्रेड करती हूँ और मैंने हस्बैंड के थ्रू आई हूँ यहाँ पे। तो आपके हस्बैंड क्या करते हैं ईशा मैम? उनका बिजनेस है फार्मास्यूटिकल्स का, होलसेल मार्केट में। तो मतलब वो कैसे मार्केट्स में इन्वॉल्व है और कब से वो मार्केट्स के अंदर इन्वॉल्व है? उनको 6-7 मंथ्स हो गए करते हुए, और हम लोग आपका ही चैनल CNBC आवाज़ देखते थे, उसी के थ्रू इंटरेस्ट हुआ तो फिर हम लोग ने स्टडी करी यूट्यूब से, और थोड़े हमारे फादर इन लॉ है वो भी करते हैं तो उनके थ्रू थोड़ी नॉलेज गेन की है। बाकी आपका चैनल फॉलो करते हैं। ओके।
तो आप और आपके हस्बैंड दोनों ही रफली 1 साल से बाजार के अंदर इन्वेस्टेड हो, राइट? जी जी। तो ईशा मैम, 1 साल में या इस ड्यूरेशन में जो बीते 1 साल में आपने बिताया है बाजार के अंदर, एक बढ़िया तेज़ी तो आमतौर पे रही है। सो ये एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है कि बाजार आगे भी ऐसी रहेगा, या इलेक्शन जैसा आउटकम आ रहा है, आप इसके लिए कैसे सोच रहे हो? जैसे कि मैंने 2 शेयर्स लिए हैं, टाटा मोटर्स के और जियो फाइनेंस के, तो उन दोनों में तो आज भी देखिए प्रॉफिट है, और वो लॉन्ग रन शेयर मार्केट है, लॉन्ग टर्म में भी वो आपको प्रॉफिट ही देंगे। जियो का भी आपको पता ही है, टाटा का भी पता ही है, तो मेरे हिसाब से तो प्रॉफिट ही रहेगा। चलिए, बढ़िया है। वैसे अच्छा एक्सपीरियंस आप शेयर कर रहे हो। तो ईशा मैम, आज आपका सवाल क्या है, कहाँ फंस गए आप? मुझे बस ये क्वेरी थी, जैसे जियो फाइनेंस और टाटा मोटर्स में मैंने इन्वेस्ट किया, तो मैं आपसे यही जानना चाहती हूँ कि आगे मार्केट अप जाएगा, प्रॉफिट रहेगा? ओके। मानस लखनऊ से ही हैं, तो आप ध्यान रखिएगा, आपको कभी भी मिल सकते हैं कहीं पर भी, किसी कोने में। तो आप इसका जवाब भी इसी हिसाब से दीजिए कि टाटा मोटर्स और जियो 2 शेयरों में निवेशित हैं। अब तक इनका एक्सपीरियंस अच्छा है, 1 साल से बाज़ार के अंदर निवेशित हैं दोनों लोग, और अब तक एक्सपीरियंसेस भी बढ़िया है। टाटा मोटर्स रिसेंटली अपना नया हाई बना के आया है, और जियो फाइनेंशियल रिसेंटली काफ़ी चला भी है। सो इन दोनों में आप क्या राय रखते हो, क्या टिप्पणी करेंगे आपकी तरफ से? देखिए, अगर मीडियम टर्म की बात करें तो टाटा मोटर्स का ट्रेंड तो अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है, और स्पेशली जब तक 900 रुपए के ऊपर स्टॉक ट्रेड करता रहेगा, ट्रेंड पॉजिटिव बना रहेगा। आप वापस उम्मीद कर सकते हैं कि करीब 1050 तक के स्तर आपको टाटा मोटर्स में देखने को मिल जाएंगे। शायद इसमें उससे पहले हमें एक छोटा कंसोलिडेशन देखने को मिले, तो 900 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के आप टाटा मोटर्स को होल्ड करिए। 980 रुपए के ऊपर जाएगा तो उसके बाद तो बहुत जल्द आपको 1060 या 1080 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे टाटा मोटर्स में। जियो फाइनेंशियल की जहां तक बात है, देखिए यहाँ पर एक हल्का सा रेजिस्टेंस दिखने लगा है शॉर्ट टर्म चार्ट्स पे 375 और 380 की रेंज में। तो एक बार वो क्रॉस हो जाए, मीडियम टर्म आउटलुक में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक रेजिस्टेंस है वहां पर। तो अगर ये जो 375 और 380 का रेंज है, एक बार वो ब्रीच हो जाए, तब तो आपको स्टॉक अपने पिछले हाई को भी ब्रेक करता हुआ दिखेगा। 390 रुपए के ऊपर निकल के 420 रुपए की तरफ जाने की कोशिश करेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर भी आई थिंक पोजीशन को होल्ड करना चाहिए 349 के स्टॉप लॉस के साथ। तो दोनों ही स्टॉक्स में ईशा मैम आप बने रह सकते हो, जियो में भी और साथ ही साथ टाटा मोटर्स में भी। 349 का एक स्टॉप लेके आप यहाँ पे कैरी करिए। लेकिन ईशा मैम, एक चीज़ और आपसे पूछना चाहूँगा कि क्योंकि 1 साल में बाजार ने एक बढ़िया तेज़ी पकड़ी है, आप इस चीज़ का तो आइडिया लेकर चल रहे हो ना कि बाजार ऊपर नीचे होता है, अगर तेज़ी है तो मंदी भी आएगी और कभी ना कभी आएगी। इसके लिए आप तैयार हो ना? हाँ बिल्कुल। चलिए, इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि बाजार है ये दोनों तरह के रुख दिखाता है, तो इसके लिए ज़रूर आप तैयार रहिएगा। ओके, आगे भी आपसे ईशा मैम बातचीत करूंगा। अब हमारे साथ दिशा जी मौजूद हैं। पहले अब दिशा जी से बातचीत कर लेते हैं, आगरा से मौजूद है हमारे साथ। दिशा जी नमस्कार। मैम, आप क्या करते हो, कब से हो मार्केट्स में? नमस्कार सर। सर, मैं अपने फादर के साथ हम ट्रेडिंग और इक्विटी मार्केट में हैं ऐसे। तो कब से हो मैम मार्केट्स में आप वैसे अदरवाइज? सर, फादर लॉन्ग टाइम से हैं, पर उनसे जो हमें नॉलेज गेन हुई है और जो ब्रोकर से हमें नॉलेज गेन हुई है, तो हम 2020 आफ्टर कोविड से मैं ज्वाइन किया था विद फादर। तो मैम, पिछले 3 से 4 सालों में कैसे एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि बाजार ने अब तक बहुत बड़े फॉल तो दिखाया नहीं है, मैक्सिमम फॉल ही 4% का रहा है। सो कैसे आपने रीड किया अब तक मार्केट्स को, कैसा एक्सपीरियंसेस आप शेयर कर रहे हो? सर, एक्सपीरियंस अच्छा रहा, प्रॉफिट गेनिंग होती है, एंड ऑफ कोर्स सीएनबीसी आवाज से जो रिकमेंडेशन हमें मिलती है, उन्हीं के थ्रू हमें ऑलमोस्ट मतलब प्रॉफिट बुकिंग अच्छी हो जाती है। ओके, तो आप कैसे, क्या डेली ट्रेड करते हो, बीटीएसटी करके चलते हो, या शेयर खरीद खरीद कर रखते जाते हो, क्या करते हो? सर, इट डिपेंड्स ऑन द स्टॉक। अगर अच्छी प्रॉफिट गेनिंग हो रही है तो कभी कभार हम जॉबिंग भी करते हैं शॉर्ट टर्म, एंड कुछ हमने लॉन्ग टर्म के लिए भी रख रखे। तो कैश मार्केट के शेयरों में ट्रेड करते हो, फ्यूचर्स के शेयर लेते हो, कैसे, मतलब आप कैसे अपना रणनीति इसमें बनाते हो? सर, कैश, इक्विटी मार्केट, कैश, कैश मार्केट के शेयर, स्टॉक मार्केट। ओके। तो
अब आपका जो अब दिशा मैम, अब आपकी सिचुएशन कहाँ फंस रहा है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं या क्या सवाल है आपके? सर एरिडल है 3000 शेयर्स एट द रेट 171.58। इसका मतलब सर 1 ईयर ओके, तक हम होल्ड कर तो सकते हैं कितना समय इसका, इसको आप? और 1 ईयर। ओके ओके ओके। तो मानस, इनके पास आयरेडा का स्टॉक है, चला बढ़िया है स्टॉक, और 170 के आसपास इनकी खरीदारी है, अभी भी ये प्रॉफिट्स में है, 190 के आसपास स्टॉक चल रहा है। तो क्या करना चाहिए? 1 साल दे सकते हैं? कहाँ स्टॉप लॉस रखें, क्या रणनीति रखें? तो देखिए, मेरे ख्याल से फेब और मार्च में हमने स्टॉक में करेक्शन देखा था, एक बड़े मूव के बाद वो करेक्शन देखने को मिला था। लेकिन उस करेक्शन में भी स्टॉक ने पिछले मूव के 50% रिट्रेसमेंट लेवल पे सपोर्ट लिया, और वहां से जब रैली शुरू हुई है तो फिर से स्टॉक हायर टॉप हायर बॉटम बनाने लगा है। मेरा समझना है कि कम से कम 210 रुपए, जो कि पिछला हाई था, वो तो आप बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट सेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास समय 1 साल का है तो आपको टारगेट बड़े सेट करने हैं, 240 से लेकर 250 की रेंज में। फिलहाल के लिए बने रहिए और 159 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। तो 159 के नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजीशंस के अंदर बने रहें दिशा मैम, और अभी के लिए तो एटलीस्ट आप होल्ड करें और इनके नंबर्स पे नज़र रखिए कि कंटिन्यूस इनके नंबर्स बेटर आ रहे हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर। तो लेट्स सी कैसे आगे नंबर्स आते हैं, अभी के लिए एटलीस्ट आप बने रहो। आगे भी आपसे दिशा में मैं बातचीत करूंगा, लेकिन शीतल मैम भी हमारे साथ मौजूद हैं भोपाल से बातचीत करने के लिए। शीतल मैम नमस्कार। मौका पड़े कभी तो आप इर्द गिर्द ढूंढना, शायद आशीष आपको वहीं दिखाई पड़े, वो भोपाल के ही हैं और भोपाल ही गए हुए हैं, तो शायद आपको वहाँ के दिख भी जाएं, तो देख लेना उनको कहीं दिख जाए आपको। तो मैम क्या करते हो आप शीतल मैम, और कब से हो मार्केट्स में? सर मैं पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, तो Okay. मैं मार्केट में वैसे बहुत पहले आई थी, बट बीच में 2015 के बाद पॉज आ गया था, तो पोस्ट कोविड फिर से स्टार्ट किया है बाय लाइक स्टार्ट ऑफ 2021। तो मैम टाइम कैसे निकालते हो मैम पेशेंट्स के बीच में? फिजियो करते करते मार्केट में भाव देखते हो, कैसे करते हो? सर एक्चुअली मैं क्लिनिक जाती हूँ पोस्ट 12 o'clock, लाइक 12 o'clock के बाद ही मैं क्लिनिक जाती हूँ। अभी क्लिनिक क्योंकि कोविड के टाइम बंद था, इसलिए तब मार्केट में और इंटरेस्ट आ गया, बट अब रिसेंटली अगर ट्रेडिंग करनी है, कुछ करना है, मैं जनरली 12 o'clock के बाद ही क्लिनिक जाती हूँ। तो मैम किसी फाइन डे आपने मान लीजिए कोई पोजीशन लिया, आप इंट्राडे ट्रेडर हो या फिर आप पोजीशन ले लेके रखते हो लॉन्ग टर्म के लिए? सर पोर्टफोलियो जो बना है उसको टच नहीं करते, इट इज फॉर लॉन्ग टर्म बेसिकली, बट एट टाइम्स अगर मिल जाते हैं स्टॉक्स तो इंट्राडे बहुत कभी होता है, बट स्विंग ट्रेडिंग करती हूँ। तो मान लीजिए किसी दिन कोई पोजीशन है आपकी और आप क्लिनिक पहुंच गए और भाव नीचे आ गया, फिर क्या होता है? वो हुआ है Patient पे मेरे impact साथ। आता है अभी तो बीच में 11 मार्च के बाद जो फॉल आया था, उस दिन बहुत तगड़ा लॉस हुआ था, और फेब में भी हुआ था एक बार। बाकी अदरवाइज तो स्टॉप लॉस लगा के रखते हैं तो हो अभी जाता है। चलिए, तो अभी आप शीतल मैम कहाँ पर निवेशित हो, कहाँ सवाल है आपका? सर मेरा सवाल हैप्पीएस्ट माइंड के लिए है, 41 शेयर्स एट द रेट 954, एंड अनदर इज नजारा टेक 50 शेयर्स एट द रेट ऑफ 700। ये दोनों के लिए लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 3 to 5 शीतल मैम इयर्स। आपका? सर सुन नहीं पा रही हूँ। ओके ओके मानस, हाँ मैं सवाई अवधि पूछ रहा था आपसे। तो मानस, नज़ारा टेक और हैप्पीएस्ट माइंड तो लार्जली अंडर परफॉर्मर, एक बहुत समय तक चला, उसके बाद से एक रेंज में ही है, और नज़ारा टेक भी 700 रुपये पे खरीदारी है, 600 रुपये आ गया। दोनों में नज़रिया है 3 से इनका एक अवधि का, लंबी अवधि का, क्या करें ये? तो देखिए, अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें, एक बड़ी गिरावट देखने को मिली थी, 960 से लेकर करीब 750 के आसपास का बॉटम बना, फिर पुल बैक देखने को मिला, और पिछले करीब अगर हम 8-9 हफ्ते देखें तो वहां पर कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। नीचे की तरफ 780 पे एक सपोर्ट दिखने लगा है, इसलिए 780 का स्टॉप लॉस लगाइए। इस कंसोलिडेशन के बाद जब ब्रेकआउट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा और स्टॉक 850 रुपए के ऊपर निकलेगा, तब आपको एक मीनिंगफुल बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। उस केस में 940 तक के स्तर देखने को मिल जाएंगे। तो आई थिंक अभी के लिए तो बने रहिए, लेकिन आपने पहले गलती की, स्टॉप लॉस नहीं लगाया, लेकिन इस बार गलती ना करें, 780 रुपए के नीचे हैप्पीएस्ट माइंड पे स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। नजारा टेक की जहां तक बात है, देखिए यहाँ तो कहीं पर कोई साइन नहीं दिख रहे रिवर्सल के, लगातार लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट वीकली चार्ट पे ब्रीच हो चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पर गिरावट बढ़ सकती है, तो कभी भी कोई मौका मिले, कभी कोई उछाल मिले, तो वहां पर स्टॉक से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। और अब इस स्टॉक में खरीदारी तब तक ना करें जब तक स्टॉक अपने 50 डे मूविंग एवरेज
जो कि अभी के लिए 660 है, उसके ऊपर ना जाए। तो शीतल मैम, आपको राय दी गई है, आप अकॉर्डिंगली अपनी रणनीति यहाँ पे बना सकते हो। और बहुत बहुत शुक्रिया आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने सवाल पूछा, और शुभकामनाएं आपको आने वाले मार्केट्स की जर्नी के लिए भी। साथ ही साथ दिशा मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और ईशा मैम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और सवाल पूछने के लिए। साथ ही साथ मानस, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बातचीत करने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। आगे बातचीत करूंगा मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट एक और अपडेट, जहां पे रतन इंडिया पावर का शेयर आज अपर सर्किट पर है। इनफैक्ट आज नहीं, लगातार दूसरा दिन जबकि अपर सर्किट पर है। नंबर्स के बाद शेयर में लगातार तेजी है। दरअसल चौथी तिमाही में कंपनी घाटे से 10,666 करोड़ रुपए के मुनाफे में आई है। हालांकि रेवेन्यू और मार्जिन ग्रोथ फ्लैट रही है। नंबर्स पे खास चर्चा करने के लिए रतन इंडिया ग्रुप के फाउंडर एंड चेयरमैन राजीव रतन सर हमारे साथ मौजूद हैं। माफ कीजिएगा राजीव सर, नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। इस तिमाही के नंबर्स में एक बड़ा जंप दिख रहा है, क्योंकि एक एडजस्टमेंट भी है, लेकिन अगर उस एडजस्टमेंट को भी मैं हटा दूं तो भी नंबर्स बहुत अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, ऑपरेशनल फ्रंट पर भी और अदरवाइज भी। सर, क्या क्या फेरबदल इस क्वार्टर के अंदर होते हुए दिखाई पड़े, जो इतने स्ट्रॉन्ग नंबर ऑपरेशनल फ्रंट पर या अदरवाइज वाई बेसिस पे या क्यू बेसिस पे हमने देखे हैं? देखिए, पावर एक बड़ा ही लॉन्ग टर्म बिजनेस है। ये हम 16 साल से इसमें लगे हुए हैं, 7 साल प्लांट लगाने में लगे, उसके बाद 2015 से अभी तक 9 साल हो चुके हैं हमारे को प्लांट चलाते हुए। बीच में स्ट्रेसेस भी आए, वो सब हमने बड़े अच्छे ढंग से निपटाए। तो आज की डेट में अगर हम कंट्री लेवल सिचुएशन देखें तो सारे पावर प्लांट जितने भी खाली थे वो सारे इस्तेमाल में लाए जा चुके हैं, और कंट्री की डिमांड बढ़ती जा रही है, तो इसलिए उसका इफेक्ट सारे पावर प्लांट्स पे दिखेगा आपको। तो सबका पीएलएफ बढ़ रहा है, ऐसे ही हमारा भी हिस्टोरिक पीएलएफ हाईएस्ट रहा है, ऑलमोस्ट 82.5%। सो जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे पीएलएफ और इम्प्रूव ही होगा। प्लांट हमारा बहुत ही अच्छा है, बीएचईएल मशीन्स हैं, और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। सो आई थिंक द टर्न अराउंड व्हिच हैपेंड recently that was related to the stress getting removed and thermal power coming back in flavor. पहले बीच में थर्मल पावर को लोग सोचने लगे थे, अरे कोल ठीक नहीं है, कोल को रिन्यूएबल्स की तरफ ही जाना चाहिए। पर हमें समझना चाहिए कि देश की जो बेस लेवल लोड है वो सिर्फ कोल से ही आएगा। गैस हमारे पास इतनी है नहीं, रिन्यूएबल्स इंटरमिटेंट रहता है, सोलर सब दिन में रहता है, विंड कभी आता है कभी जाता है। तो कोल हमारे को जो अपना एक ग्रोइंग कंट्री है, हमें नंबर 3 जीडीपी पे पहुंचना है वर्ल्ड वाइड, तो वहां तक की जर्नी के लिए एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए कोल सेक्टर, थर्मल पावर सेक्टर को लोग एक थोड़ा सा बुरी नजर से देखना शुरू कर दिए थे बीच में, जो कि अब वापस आ गया है। तो हमारे लिए तो मतलब ये है कि जो भी मेहनत हमने, उसका कुछ एप्रिसिएशन अब होना शुरू है। तो राजीव सर, डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग साइड पर है, कैश फ्लोज बेटर हो रहे हैं। पहले एक कंसर्न बड़ा रहा था कंपनी के ऊपर, वो था डेट का। किस हद तक अब वो ईज आउट हो रहा है? कैसे ऑपरेशनल सिचुएशन को हम बेटर होता हुआ देख रहे हैं क्वार्टर बाय क्वार्टर? देखिए, सीनियर डेट हमारा बहुत ही छोटा अमाउंट रह गया है, 522 करोड़ सीनियर डेट रह गया हमारा। तो हमारा एबिटा 1000 करोड़ से ऊपर रहा है पिछले 9 साल से, जब से प्लांट चल रहा है। तो हम बहुत ही कंफर्टेबल हैं डेट वाइज। डेट का हमारे को अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जो कि 5 साल पहले थी। तो राजीव सर, अभी मर्चेंट पावर रेट्स की सिचुएशन किस तरह की है? FY 25 के लिए क्या डिमांड आउटलुक आप लेकर चल रहे हो? प्लस आपके अभी एग्जिस्टिंग जो प्लांट्स हैं उनकी कैपेसिटी किस तरह की है, और किस तरह एक्सपेंशन वहां पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हमारे पास 1350 मेगावाट थर्मल प्लांट है अमरावती में, और उसमें से 1200 मेगावाट का तो पीपीए है महाराष्ट्र के साथ ही। और अभी हमने रिसेंटली लास्ट क्वार्टर में थोड़ा सा मर्चेंट बेचना शुरू किया, 28 मेगावाट। उसको हम इंक्रीज करने की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ इंक्रीज हो सकता है कैपेसिटी में। और आगे जहाँ तक आप पूरे कंट्री की डिमांड की बात कर रहे हैं, तो कंट्री की डिमांड तो बढ़ती जाएगी। इवन अभी आपने देखा पिछले
संडे को कंट्री की डिमांड वाज हाईएस्ट, जो कि एक बहुत ही रेयर अकरेंस है कि किसी वीकेंड पे देश की डिमांड इतनी हाई जाए 229 गीगावाट्स। तो वो दैट इज अ साइन कि भाई डिमांड यहाँ रुकने नहीं वाली, जितना कंट्री ग्रो करेगा उतना डिमांड आगे बढ़ती जाएगी। और पावर और अलग बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में हमें थोड़ा सा फर्क ये समझना पड़ेगा कि आज की डेट में पावर का वो स्टेटस आ चुका है कि हम 24 घंटे इस्तेमाल करते हैं। बाकी कुछ भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो आप तभी जी। करते हैं जब आप वो यूज कर रहे हैं। तो पावर एक बहुत ही एक अहम बेस लेवल इंफ्रास्ट्रक्चर है जो हर एक आदमी को 24 घंटे चाहिए। और जैसे जैसे आप कंट्री की प्रोग्रेस और उन्नति की बात करते हैं तो पावर तो उसमें बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसमें आज की डेट में, और मैं बहुत या गो तो बोलिए। राजीव सर, एक चीज़ और पूछूंगा, क्योंकि आप थर्मल में स्ट्रांगली प्रेजेंस हैं, आप धीरे धीरे वहाँ एक्सपैंड भी कर रहे हो। रिन्यूएबल स्पेस ये दूसरा एक्सपैंडिंग स्पेस है और काफ़ी ज़्यादा बस भी है इसके अराउंड। सो इसमें भी कुछ एक्सपेंशन हम गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्या? हाँ जी बिल्कुल। एक बार हमारा डेट खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम कुछ भी नया बिजनेस करने से के लिए पूरा फ्री हैं। और रिन्यूएबल्स तो एक नेचुरल एक्सटेंशन है हमारे लिए, क्योंकि हमारे ग्रुप में एक प्राइवेट बिजनेस था जो अंजलि जी चलाती थी और उन्होंने वो जीआईपी को बेचा था, आज उन्होंने वो सेमकॉप को बेच दिया। तो वो तो ग्रुप में सोलर चलाने का एक्सपीरियंस भी है और हमारे लिए वो बहुत ही एक नेचुरल प्रोग्रेशन है। और जैसे ही हमारा डेट खत्म होगा तो हम इस बारे में कुछ ना कुछ करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और तमाम डिटेल से बातचीत करने के लिए। और एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं बढ़िया नंबर्स पोस्ट करने के लिए। और स्टॉक में भी एक अच्छा रिएक्शन हम पिछले 2 से 3 दिनों के अंदर देख भी रहे, लगातार अपर सर्किट लग रहा है। सो रतन इंडिया पावर की मैनेजमेंट को आप सुन रहे थे। डेट में एक रिडक्शन है और नंबर्स में इंप्रूवमेंट है। गोइंग फॉरवर्ड डिमांड स्ट्रांग है, जिसके ऊपर वो बातचीत कर रहे हैं। स्टॉक लगातार 2 दिन से अपर सर्किट पे कामकाज कर रहा है। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटेंगे और कुछ और स्टॉक्स जिनके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे। छोटे से ब्रेक के उस तरफ आप देख रहे हैं 7 बजे सेंसेक्स और करीब 12 अंकों की बढ़त निफ्टी में देखने को मिले। सेंसेक्स करीब 20 अंकों पर कामकाज कर रहा है। निफ्टी बैंक 80 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप के हिसाब से देखेंगे तो करीब फ्लैटिश टोन में मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फिर भी आउट परफॉर्म कर रहा है। और एडवांस डिक्लाइन में एडवांसेस बेटर हुए हैं, 1166 शेयर अब तेजी में है और करीब 1153 शेयर पिकवाली के साथ कामकाज कर रहा है। मिड कैप के 0.5% के आसपास की बढ़त मिड कैप में है डे हाई पर, और स्मॉल कैप इंडेक्स भी मोर लेस 1% के आसपास की बढ़त में डे हाई के आसपास ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रहा है। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार आप देखेंगे मिड कैप मंत्र, यानी कि मिड कैप के स्टॉक्स क्या कह रहे हैं जानकार, कौन कौन सी खबरें, इन सब पे बातचीत होगी एक छोटे से ब्रेक के उस तरह।